हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को कंपनी ला या फिर क्या कंपनी ला सेक्रेटरी प्रैक्टिस पढ़ा रही थी। उसके लेक्चर्स चल रहे थे आपके। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शेयर कैपिटल होती है क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में हमने समझा था। और साथ ही कि जो अंश पूंजी होती है, शेयर कैपिटल होती है, उससे अल्टरेशन यानी कि परिवर्तन कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो शेयर कैपिटल होती है उसमें कमी यानी कि रिडक्शन कैसे किया जा सकता है, क्या उससे रिलेटेड जो आपके प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, आपको करने होते हैं। तो ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अंश पूंजी में कमी, शेयर कैपिटल तो हम समझ गए क्या होती है कि जितनी भी पूंजी से कंपनी जो होगी स्टार्ट की जाती है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो लिखी रहती है वो ऑथराइज कैपिटल होती है। उसी में अलग अलग तरह की कैपिटल होती है जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। तो कभी कभी ऐसी भी आवश्यकता होती है कि कंपनी अपनी अंश पूंजी को, शेयर कैपिटल को कम करना चाहती है। तो कम करना जब चाह रही होगी तो उस दशा में क्या करना होता है, उसे एक विशेष प्रस्ताव पास करना होता है और जो अधिकरण होता है, जो ट्रिब्यूनल होता है, उससे उसकी पुष्टि करवानी होती है। यानी कि उसके पास वो जो है, जो भी उसने प्रस्ताव पारित किया है उसकी एक प्रति या एक कॉपी भेजती है उससे। उसके बाद वो उसको ऑर्डर देता है, आदेश मिलता है कि हाँ कर सकते हैं। उसके बाद ही आगे पूंजी में कमी की जा सकती है। तो कैसे होता है, आइए देखते हैं कि किस ढंग से या किस प्रकार से कमी की जा सकती है। पहला टाइप हो जाता है दायित्व को समाप्त या कम करना, कि जो आपके कंपनी के जो लायबिलिटीज होती हैं या तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जो पूंजी चुकता नहीं होती है उसके संबंध में कंपनी अपने किसी भी अंशों का दायित्व को समाप्त या कम कर सकती है। यानी कि सिर्फ 10 रुपए का या 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए का कोई शेयर है तो उस पर अगर 50 रुपए चुकता है, 50 रुपए नहीं है, तो बाकी के 50 रुपीज क्या कर सकती है कंपनी, अपने जो दायित्व होगा उसको समाप्त कर सकती है। सिर्फ 50 रुपीज का ही अंश रह जाएगा। फिर आता है रद्द करना, कैंसिल करना, कि कभी कभी कंपनी की जो चुकता पूंजी होती है, पेड अप कैपिटल होती है, उसका जो भाग नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उस भाग में जो संपत्तियां, एग्जिस्टिंग जो एसेट्स होती हैं, किसी के द्वारा भी प्रतिनिधित्व उसका नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे पार्ट को क्या कर सकती है कंपनी, कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो ये आपको पता ही है क्योंकि जो अकाउंटिंग की इक्वेशन जो होती है, लेखांकन समीकरण जो होता है, एक साइड आपको किया जाता है लायबिलिटीज आ जाती है और साथ ही जो आपकी कैपिटल होती है, दूसरी साइड हमारी एसेट्स हो जाती है। तो दोनों साइड इक्वल होकर जो है बैलेंस बनता है, वही हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस शीट कहलाती है। यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहाँ पर अगर जो आपकी करंट में एसेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर आपकी करंट एसेट हो, वो उस पूंजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, नहीं दिखा रही, रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो वो पूंजी को समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है भुगतान करना, पे ऑफ। जो चुकता पूंजी है, पेड अप कैपिटल है, कंपनी चाहे अगर आवश्यकता से अधिक है तो उसको कंपनी क्या कर सकती है, भुगतान कर सकती है, पेमेंट कर सकती है, वापस कर सकती है। तो आपका क्या कहलाएगा, उसकी तरफ से भी, उस तरह से भी क्या हो सकता है, अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। तो ये तरीके होते हैं अंश पूंजी में कमी करने के। लेकिन ऐसा तभी कर सकती है जब पार्षद सीमा नियम जो आपने बनाया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है, उसमें भी उसे आवश्यकता अनुसार चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि जो अथोराइज कैपिटल होती है अगर वो कम हो रही है तो कंपनी की जो पार्षद सीमा नियम है वहां पर आपने दिखाया है, तो हमें उसमें भी थोड़े से अल्ट्रेशन करने होंगे, उसमें संशोधन करना होगा। इस तरह से कंपनी अपनी पूंजी को, अंश पूंजी को, शेयर कैपिटल को कम करना चाहती है, तो उसके संबंध में जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, जो लॉ है, तो उससे उसको क्या करना पड़ता है, अनुमति लेनी होती है। तो इसके लिए वो उसको आवेदन देती है, अपना एक एप्लीकेशन भेजती है कि वो अपनी पूंजी को कम करना चाहती है। और उसकी जो इंफॉर्मेशन या सूचना होगी वो उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को, जो रजिस्ट्रार होता है, जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है यानी कि जो सेबी होता है, और जो ऋणदाता होते हैं उनको देनी होती है। क्योंकि ये कम करने का मतलब होता है कि किसी भी जो अंशधारी है, जो ऋण पत्रधारी है या जो लोन दिया है जिसने कंपनी को, उसके किसी भी तरह हित में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी का अहित ना हो। इसलिए सबको इन्फॉर्म करना या सबसे अनुमति लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कमी की जा रही है तो वहां पर आपको केंद्र सरकार से भी, जो भी कंपनी है उसे केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अनुमति लेनी पड़ती है, सेबी को भी सूचित करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को भी सूचित करना पड़ता है। तो इन सबको क्या करती है, जो कंपनी होगी 3 महीने के अंदर आवेदन भेजती है, यानी कि एक एप्लीकेशन देती है, और उन संस्थाओं से उसे 3 महीने के अंदर अगर कोई भी प्रतिवेदन, कोई भी
इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो ये मान लिया जाएगा, या तो इन्फॉर्मेशन देंगे या अनुमति दे देंगे, अगर नहीं भी दे रहे हैं तब ये मान लिया जाता है कि उन्हें इस तरह की कमी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट मान लिया जाता है। फिर आता है कि जब कंपनी उसके बाद क्या करेगी, जो आदेश उसे मिला है, आदेश प्राप्त हो गया है ट्रिब्यूनल से, लॉ से, तो अब वो रजिस्ट्रार के पास क्या करती है, उस आदेश की एक प्रति भेजती है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर उसको प्रति को रजिस्ट्रार के पास वो जमा कर देती है, जो आदेश उसे ट्रिब्यूनल से मिला होता है, और उसे क्या करती है, रजिस्टर्ड करवा लेती है, पंजीकृत करा लेती है, और उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट या एक प्रमाण पत्र वो जारी करा लेती है, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कितनी रकम कम की गई है, कितने अंशों में विभाजित है, प्रत्येक अंश का पर शेयर कितना वैल्यू है, क्या मूल्य है, कितनी उस पर रकम जो है, कितना अमाउंट जो है वो पेड अप है, चुकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऋणदाता होते हैं, जिन्होंने ऋण कंपनी को दिया होता है, क्योंकि उसमें कंपनी में उनका हित होता है, तो उनको भी क्या किया जाता है कि इस तरह की जो आदेश हमें ट्रिब्यूनल से मिला होता है, उसकी सूचना दे दी जाती है उन ऋणदाताओं को भी, कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो भी उनके दावे थे, जो क्लेम थे ऋणदाता के ऋण से रिलेटेड, उनकी संतुष्टि कर दी गई है। उसके बाद क्या करता है, जो अधिकार होता है, ट्रिब्यूनल होता है, उसको जो है अनुमोदन वो तभी करता है, या इस तरह के कि अंश पूंजी में कमी करने के लिए वो एक्सेप्ट तभी करता है जब वो ये देखेगा कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपने अकाउंट रखे हैं या नहीं रखे हैं, या फिर जो अंकेक्षक होते हैं उनसे कोई प्रमाण पत्र जो मिलना होता है, वो भी प्रमाण पत्र जो ऑडिटर का है, रिपोर्ट जो होती है वो भी ट्रिब्यूनल के पास जमा किया जाता है, जिससे कि ये क्लियर रहे कि किसी भी तरह की कोई भी धोखा गबन या गड़बड़ी नहीं की जा रही है पूंजी को कमी करके। फिर आ जाता है कि जो अधिकरण होगा, पूंजी में कमी करने का जो आदेश देता है, उसका प्रकाशन उसको फिर पब्लिश भी करा दिया जाता है, जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें। फिर जनता की जमा राशि बकाया ना होना, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये होती है कि अगर कंपनी की ओर से जनता की जो पब्लिक है उसकी कोई भी धनराशि जमा है, डिपॉजिट है, तो ऐसी रकम जो होगी उससे पूंजी की कमी नहीं की जा सकती, यानी कि जो पूंजी को कम किया जा रहा है किसी ऐसी रकम के लिए किया जा रहा है जो ऑलरेडी जनता पेड कर चुकी है, तो वहां पर जो कंपनी होती है उसका दायित्व बन रहा होता है, इसलिए वो उस पूंजी को कम नहीं कर सकती है। फिर आ जाता है कि जो पूंजी में कमी की जा रही है, क्योंकि पूंजी में कमी करने में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है, क्योंकि जो पूंजी है वो ऋणदाताओं की है, अंशधारियों की है, जो शेयर होल्डर्स है उनकी है, तो बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, तभी वो उसमें कमी कर पाती है, जिससे कि किसी का भी अहित ना होने पाए, किसी का कोई नुकसान ना हो। तो इसके संबंध में कुछ आवश्यक नियम भी दिए गए हैं। क्या नियम होते हैं कि अंतर नियम जो आपने बनाए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे कहा जाता है, इसको अलग से सेपरेट वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, देख लीजिएगा, सारी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी वहाँ पर वीडियो। तो अंतर नियम जो होंगे वो अधिकार ऐसा देते हो आपके अंतर नियमों में इस तरह की व्यवस्था की गई हो कि पूंजी में कमी की जा सकती है, और उसके अलावा आपको विशेष प्रस्ताव भी पारित करना होता है, कि जो कंपनी की साधारण सभा होती है उसमें एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आप अंश पूंजी में कमी करना चाहते हैं, बिना प्रस्ताव पारित किए हुए अंश पूंजी में कमी नहीं की जा सकती है। तो ये तरीके हो जाते हैं, या फिर ये आपके नियम होते हैं जिस तरह से अंश पूंजी में एक कंपनी अपनी कमी कर सकती है। फिर आता है एक पॉइंट कि पूंजी में कमी के क्या कारण होते हैं, रीजन फॉर रिडक्शन इन कैपिटल, कि जो कंपनी है अपनी अंश पूंजी में कमी क्यों करना चाह रही है, ऐसे क्या रीजन है कि उसे कमी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि कंपनी द्वारा अत्यधिक व्यापारिक हानि उठाने पर, कि कभी कभी कंपनी को बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉस हुआ होता है, तो वो अपनी पूंजी जो होती है, कैपिटल जो होती है, उसमें कमी कर देती है, जिससे कि जो उसके फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे दिखाएं या कंपनी की सही अच्छी स्थिति को दिखाएं। अगर वो कमी नहीं करेगी तो लॉस ज्यादा दिखाएंगे। फिर आता है वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक पूंजी होने पर, यानी कि जो उसके एक्चुअल में जितनी उसके पास एसेट्स अवेलेबल ही नहीं है, उससे ज्यादा उसकी पूंजी दिखा रही, कैपिटल उससे ज्यादा दिखा रही, यानी कि ओवर कैपिटलाइज है, तो वहां पर भी कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी में कमी करती है। फिर आता है संपत्तियों के अधिक मूल्य को अवरुद्ध करने पर, कि एसेट जो है वो बहुत ज्यादा मूल्य दिखा रही है, एक्चुअल में इतने की एसेट है ही नहीं जितना वो मूल्य दिखा रही है, तो इस वजह से भी क्या होता है, पूंजी में कमी की जाती है, जिससे कि एक्चुअल की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो दिखाए। फिर आता है बनावटी संपत्तियों को अवलिखित करने पर, जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जैसे कि गुडविल है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको क्या होता है, धीरे धीरे आपके बैलेंस शीट से वो हटते जाते हैं, क्योंकि उनको अपलिखित किया जाना होता है। लेकिन अगर उनको अपलिखित नहीं किया गया है तो वो एक्स्ट्रा की वैल्यू खाली ऐड कर रहे होते हैं बैलेंस शीट में, तो इस वजह से भी क्या होता है कि उसको लिए भी अपलिखित करने के लिए भी जो पूंजी होती है उसमें कमी की जा सकती है।
ये सारे रीजंस होते हैं, कारण होते हैं जिससे कि पूंजी में कमी की जाती है। तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि राइट इश्यूज क्या होते हैं, अग्रय अथवा अधिकार निर्गमन क्या होता है। तो जो कंपनी होती है, जो पहले से उसकी सब्सक्राइब कैपिटल होती है, जो उसकी प्राप्त पूंजी होती है, उसे वो अतिरिक्त अंश जो जारी करके बढ़ाना चाह रही है, इंक्रीज करना चाह रही है, तो वो जो अंश अतिरिक्त वो जारी करेगी, तो पहले से ही जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो विद्यमान अंशधारी होते हैं, उनको प्रस्तावित किया जाता है। इसलिए प्रस्तावित किया जाता है क्योंकि वो पहले से होते हैं, तो उनका पहला राइट होता है, पहला अधिकार होता है, इसलिए उनको पहले दिया जाता है। वही उसी तरह का जो इश्यू होता है वो क्या कहलाता है, राइट इश्यू कहलाता है। अच्छा, कैसे दिया जाता है, जितने शेयर्स उन्होंने लिए होते हैं उसी के अनुपात में दिया जाता है, रेशो से निकाला जाता है, उसी के अनुपात में उनको दिए जाते हैं, वो हो जाता है राइट इशू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस तरह के अधिकांश जो हैं, जो राइट इश्यूज हैं, उनको नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अभित्याग का अधिकार, यानी कि राइट टू रिनाउंस। इसमें क्या रहता है कि वो इस तरह के अंशों को, प्रस्ताव को लेने से मना कर देते हैं। तो जो संचालक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बाकी किसी को प्रस्तावित कर सकते हैं इस तरह के अंश लेने के लिए। फिर एक पॉइंट और भी आता है कि अगर रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए कंपनी अंशों का आवंटन करती है, तो उसके संबंध में क्या आपके नियम होते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, कि जब भी कभी कंपनी जो होती है अपनी अंश पूंजी में से जो कंपनी के अंशों का आवंटन इस तरह से करती है कि वो किसी तरह रोकड़ के अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, जैसे कि जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनको अगर जो उनका रेम्युनरेशन होता है, पारिश्रमिक होता है, उसकी जगह पर दिए जा रहे हैं, तो वो आपके कहलाते हैं रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए। तो उसमें 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर उन्हें क्या होता है, तो उन अंशों के बारे में जो रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए दिए गए थे, उन्हें एक लिखित अनुबंध जो होगा, रिटर्न एग्रीमेंट एक होता है, उसको रजिस्ट्रार के पास निरीक्षण के लिए भेजना होता है। उसके बाद ही माना जाता है इस तरह के आवंटन को। ये हो जाता है कि अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संचालक मंडल, इसकी समितियां व प्रबंधकीय पारिश्रमिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस कमेटी एंड मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो रहा है तो वहां पर भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।